आज के इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन में दो बॉडीज़ है। दो बॉडीज़ के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस का दोनों अलग अलग है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच एक छोटा सा सेपरेशन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये दोनों अलग अलग ऑब्वियसली अलग अलग एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। तो सवाल में पूछा गया है कि कितनी देर बाद और कहाँ पर जाके ये दोनों बॉडीज़ जो है सेम लेवल पे पहुँचेगा या सेम लाइन में पहुँचेगा। यानी कि ये बॉडी जो स्लाइड करते हुए ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे गिर रहा है, तो ये बॉडी और ये दूसरा जो बॉडी है ये बॉडी ये भी स्लाइड करते हुए आ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम है। तो ये दोनों सेम लाइन में कब पहुंचेगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो ब्लॉक्स है ए और बी, दोनों का मासेस इक्वल है और दोनों एक रफ इंक्लाइंड प्लेन में सिचुएटेड है। इस प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री का है। When and where will the two blocks come on the same line on the inclined plane? ये सेम लाइन में पहुंचेगा कब? तो मैं एक बार इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दोनों सेम लाइन में पहुंचेगा। सवाल में पूछा गया कब और कहाँ पर, यानी कि इस बॉडी से कितना दूर और इस बॉडी से कितना दूर। दोनों को एक साथ रिलीज किया गया साइमल्टेनियसली, दोनों रुका हुआ था, यानी कि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जो था वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और इनिशियली द ब्लॉक ए इज √2 मीटर बिहाइंड द ब्लॉक बी, यानी कि इसे हम ब्लॉक ए मान लेते हैं। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, डार्क कलर ले लेता हूं। सो ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक ए और ये है ब्लॉक बी। और कहा गया है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, यानी मैं इस तरह से यहाँ से बी और ए के बीच का सेपरेशन, बी और ए के बीच जो इनिशियली जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन ये कहा गया है कि √2 मीटर है। सो ये सेपरेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इतना मीटर का सेपरेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक ए एंड बी आर 0.2 and 0.3 respectively. ओके, सो इस बॉडी के साथ इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है 0.2 और इस बॉडी के साथ इस नीचे वाले सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.3 है। तो इमीडिएटली आप ये इन्फर कर सकते हैं कि ये जो है ये इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि दोनों सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में है। तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा और ऑब्वियसली कुछ देर बाद ये दोनों सेम लाइन में जाके पहुंचेगा। वही टाइम हमें पता करना है। तो पहली बात तो आप देखें कि दो बॉडीज़ है, दोनों में एक्सेलरेशन हो रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको पता है और अंततः इन दोनों के बीच का सेपरेशन 0 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और बड़े आसानी से सॉल्व होगा। खैर, तो इस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें क्या देखना होगा कि एक्सीलरेशन कितना है इस बॉडी का और इस बॉडी का। तो इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बना लेना होगा। तो मैं बॉडी ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेता हूँ। सो बॉडी ए ये रहा, ये इंक्लाइंड प्लेन और इसमें हम लोग बना लेते हैं। पहले तो ब्लॉक ए को बना लेते हैं ऐसे, ये रहा ब्लॉक ए और ब्लॉक ए को थोड़ा सा भर लेते हैं। ओके,
सो ब्लॉक ए जो है यहाँ पर पहले मैं सिचुएट कर लूँ। ओके, ब्लॉक ए यहाँ पर इस इंक्लाइंड प्लेन में है, इस पे क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा वही हमें देखना है। सो सबसे पहले तो आप देखिए इस पे जो मेनली जो फोर्स एक्ट करेगा इस बॉडी पे वो तो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड इसका दोनों का मास हम m मान लेते हैं, दोनों का मासेस जो है ये m मान लेते हैं। सो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है दैट इज mg। अब आप देखें ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्वियसली करेगा। इस तरह के इंक्लाइंड प्लेन में इस बॉडी को रखे तो इसका या तो टेंडेंसी होगा मूव करने का इस डायरेक्शन में या फिर ये मूव करेगा उस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है कि मूव करेगा, चाहे जो भी हो, टेंडेंसी रहे या मूव करे, यानी कि एक फोर्स इस पे अलोंग दिस प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, अलोंग दिस प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फिर हमें इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना होगा, जिसमें से एक कंपोनेंट की ये होगा, ऑब्वियसली दूसरा कंपोनेंट जो है ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और ये जो कंपोनेंट है ये इस बॉडी को, इस इंक्लाइंड प्लेन को नीचे की तरफ पुश करेगा। हेंस ये जो बॉडी है ये बॉडी इन रिटर्न उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। ये सरफेस जो है ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो देखिए जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा के हिसाब से ये वाला जो एंगल है ये एंगल गिवन है 45 डिग्री का है। तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, तो आप ये बड़े आसानी से कह सकते हैं फ्रॉम जियोमेट्री कि ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो फिर ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा mg इंटू कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, कोसाइन ऑफ 45 डिग्री। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा mg इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री। खैर 45 डिग्री साइन हो या कोसाइन हो दोनों का तो वैल्यू सेम है और वो है 1/√2। सो वही वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो mg/√2 कर देता हूँ मैं। सो mg/√2, mg/√2। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है और mg/2 ये वाला कंपोनेंट है। इस डायरेक्शन में अलोंग दिस लाइन इस बॉडी का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू दिस थिंग mg/√2। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। दैट मीन यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा एंड वी नो द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R इंटू 0.2 बिकॉज इस बॉडी के साथ, बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं इस बॉडी का, तो इसके साथ इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.2 है। R इंटू 0.2 ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब बॉडी मूव करता है उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट करता है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात भी नहीं किया गया, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात किया गया। And we know that kinetic friction is equal to the normal reaction and the coefficient of kinetic friction. तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ मैग्नीट्यूड जिसका mg/√2 है, उसके साथ ये वाला वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो mg/√2 ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, इसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप देखें इस बॉडी पे इस फोर्स को तो हमने स्प्लिट कर दिया, इस फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बराबर है और इस डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं, यानी कि इस बॉडी पे दो इफेक्टिव फोर्सेस लग रहा है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। और फिर इस बॉडी में नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन भी हो रहा है, लेट अस से दैट एक्सीलरेशन इज a1। तो हम यहाँ से इक्वेशन ये बना सकते हैं कि इस बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स है ये और उसे पीछे की तरफ धकेल रहा है ये वाला फोर्स और इस पे एक्सीलरेशन a1 हो रहा है। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स इज
mg/√2 नीचे की तरफ फोर्स माइनस ऊपर की तरफ थोड़ा सा उसे कैंसिल कर रहा, दैट इज mg/√2 इंटू 0.2 फ्रिक्शनल फोर्स। तो नीचे की तरफ फोर्स इस डायरेक्शन में माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जो थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहा है इसके वैल्यू को, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इस बॉडी का मास हमने m माना, m इंटू इसका एक्सीलरेशन a1। सिमिलरली अच्छा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मास और मास m जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m को कैंसिल कर देते हैं, m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू g/√2 कॉमन ले लिया हमने, एंड 1 माइनस 0.2। g का वैल्यू 10 कहा गया है ना, तो ठीक है। सो g का वैल्यू जब 10 कहा गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू 0.8 तो 8/√2, एंड इसे हम कह सकते हैं 4/√2, बिकॉज 8 इज इक्वल टू 4 इंटू √2 इंटू √2, 4 इंटू 2 इज 8, तो 4 इंटू √2 इंटू √2, एक √2 को ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला √2 कैंसिल करेगा, एंड वी विल हैव 4/√2। अब अगर दूसरा बॉडी के लिए भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देन वी विल से दूसरा जो बॉडी है सब कुछ लगभग सेम ही है, अगर थोड़ा सा डेटा में चेंज होगा, मास भी सेम ही है, इसीलिए मैं हर चीज़ को फिर से नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये थोड़ा सा चेंज कर जा रहा है, ये हो जा रहा 0.3, ये हो जा रहा 0.3। तो अब अगर आप कैलकुलेशन करें 0.2 के जगह पे 0.3 रहेगा, तो आपके कैलकुलेशन में यहाँ इतना ही रहेगा, नीचे वाला फोर्स तो उतना ही है, बिकॉज मास सेम दोनों ही बॉडीज़ में, तो यहाँ भी mg/√2, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेम है, तो सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ ये चेंज कर रहा। तो यहाँ 0.3 अगर हम लाते हैं, देन वी विल से अल्टीमेटली हमें मिलेगा a2 इज इक्वल टू g/√2। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस 0.3 इस बार, तो ये हो जाएगा 7/√2, ठीक है। और यूनिट्स अगर देखें तो ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशन SI में हो रहा है, तो हम यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, तो हमें पता है ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। सो यूनिट अगर लिखे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और यहाँ पर भी यूनिट जो है ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोनों बॉडीज़ का हमने एक्सीलरेशन पता कर लिया है, यानी कि यहाँ से अब हम रिलेटिव एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हम बड़े आसानी से ये पता कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है कब ये मैच करेगा, एक ही लाइन में आएगा। अब इसके लिए मैं यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो हमें दिखता है a1 इज लार्जर देन a2, यानी कि पहले बॉडी का रिलेटिव एक्सेलरेशन दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में सम एक्सेलरेशन इज देयर, सम पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज देयर। तो अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें दोनों बॉडीज़ के बीच, तो हम कहेंगे कि relative acceleration of body 1 with respect to body 2 a12, and that is equal to acceleration of body 1 with respect to ground जो हमें दिख रहा है minus acceleration of body 2। यही a1 और a2 जो है वो acceleration है जो ground से दिख रहा है, हमें दिख रहा है। so यहाँ से आप कैलकुलेट करें, a1 is 8/√2 and a2 is 7/√2, तो दोनों कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हो गया रिलेटिव एक्सीलरेशन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं,
दोनों बॉडीज इनिशियली रेस्ट में है, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो हम कहेंगे u12 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 एंड दैट इज 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों रुका हुआ है, इनिशियली दोनों रुका हुआ है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 है। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या कहें रिलेटिव डिस्टेंस अगर इन दोनों बॉडीज़ का देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि या फिर रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि पहला बॉडी जो है दूसरे बॉडी से, पहला बॉडी ए को जो है इस पूरे इवेंट में ए को दूसरे बॉडी से √2 मीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज S12, यानी S1 S2 से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड दैट इज √2 मीटर। अब यहाँ आप देखें, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतना इनिशियल वेलोसिटी से और इतना एक्सेलरेशन से कितना समय लगेगा, जो कि हम अगर बेसिक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हमें पता है द बेसिक फार्मूला विच इज़ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमने मान लिया कि इस पूरे इवेंट को होने में t समय लगेगा, ऊपर से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में इसे समय लग रहा है t, तो t समय में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at²। सारी चीज़ें रिलेटिव हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं S12 इज इक्वल टू u12 t प्लस हाफ इंटू a12 इंटू t², यहाँ t² होता, ठीक है। तो अगर वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हम क्या पाएंगे, देखें S12 इज √2, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सारे कंसिडरेशन SI में हो रहा है, एंड दिस थिंग इज 0, हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 1/√2 इंटू t², और ठीक है, तो फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि √2, ये तो इसे हटा दें, तो 2 इंटू √2 इधर ले आएँ, चलिए t² को मैं इधर रखता हूँ, t² इज इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये हो गया 4, मैं एक बार लिख दूँ 2 इंटू √2 इंटू √2, सो 2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 सेकंड का समय लगेगा इस पूरे इवेंट को होने में, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में या फिर इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 सेकंड का समय लग रहा है, 2 सेकंड्स यहाँ से यहाँ आने में या यहाँ से यहाँ आने में। ओके, तो ये तो टाइम हमने पता लगा लिया। हमसे सवाल में पूछा गया था कि when and where will the two blocks come on the same line, that mean where भी पूछा गया है, कहाँ ये भी पूछा गया है, यानी कि ये जो लाइन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। कहने का मतलब है ये ब्लॉक जो है या तो आप इस पोजीशन से कंसीडर करें या फिर इस पोजीशन से कंसीडर करें, इससे कितना दूर है। हमसे पूछा गया है ये वाला डिस्टेंस, हमसे अब की बार पूछा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, या फिर कहें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, आप जैसे भी देखें, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ हो या फिर आप यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब है ए कितना डिस्प्लेस्ड हुआ या फिर बी कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, वही वेयर का सल्यूशन होगा, कहाँ का सल्यूशन वही है, मतलब जवाब वही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 2 सेकंड बाद ये दोनों मीट कर रहा है, तो हम ये पता कर लेते हैं
कि ए जो है 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो हम कहेंगे ए इनिशियली जहां पर था उससे उतना दूर जाके दोनों बॉडीज मीट करेगा। या फिर आप ये कैलकुलेट कर ले कि बी 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो आप कह सकते हैं कि बी इनिशियली जहां पर था उससे इतना डिस्टेंस दूर दोनों बॉडीज मीट कर रहा है। ओके, तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो 2 सेकंड में बॉडी ए कितना मूव कर जाएगा, 2 सेकंड्स में बॉडी ए कितना मूव करेगा, उसके लिए पहले तो आप ये देख ले कि ए का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है ये, और बी का जो एक्सेलरेशन है, बी का एक्सेलरेशन है ये। तो इस एक्सेलरेशन से 2 सेकंड में इनिशियली तो दोनों रेस्ट में था, तो 0 इनिशियल वेलोसिटी से और इस एक्सेलरेशन से 2 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अगर ए के पर्सपेक्ट में मैं अभी देखता हूँ, ए के पर्सपेक्ट में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि ये एस ए डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ ए, या हमारे पर्सपेक्ट में इनिशियली ए जहाँ पर था वहाँ से इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू 2 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड, सो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4√2 इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम है 2 तो 2 का स्क्वायर 4, इसे हटा दे तो हाफ, 2 इंटू 2 इज 4, तो 8√2। यूनिट क्या होना चाहिए इसका, यूनिट होना चाहिए मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है। सो 8√2 मीटर दूर, किससे, बॉडी ए से 8√2 मीटर दूर ये दोनों बॉडीज मीट करेगा। सिमिलरली अगर बी के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करें तो अगर एस बी को मैं पता करता हूँ, एस बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इस बार भी बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो 0 इंटू टी, उसे हटा देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर्ड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन, दूसरे बॉडी का बी बॉडी का एक्सेलरेशन 7/√2 इंटू टाइम स्क्वायर्ड इज 4। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा आपको, इस √2 इंटू √2 इज 2, तो 7√2 मीटर। सो ए से 8√2 मीटर दूर और बी से 7√2 मीटर दूर दोनों बॉडीज आके मीट करेगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा 8√2, ये हो जाएगा 8√2, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8√2 मीटर, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 7√2 मीटर्स। जल्द मिलते हैं।